नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी के माध्यम से एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। किताब का कोड होगा BPSC 131 और किताब का जो नाम होगा वो होगा राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। जहां टोटल इस किताब में 14 चैप्टर होंगे और ये चैप्टर 4 यूनिट में बटे होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा राजनीति क्या है। तो देखिए, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहे हैं। तो ऐसे में राजनीति की परिभाषा को कुछ शब्दों में बांधना एक बहुत ही जटिल कार्य रहा है। उसका रीज़न ये है कि हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है, हर एक व्यक्ति की सोचने के तरीके अलग होते हैं और हर एक व्यक्ति एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देखता है। इसी वजह से जो राजनीति की परिभाषा है, ये राजनीति विज्ञान में सबसे एक कठिन कार्य है, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति क्या है, राज्य का अर्थ क्या होता है, राज्य और नागरिकों के बीच में संबंध क्या होते हैं, एक राज्य शक्ति को कैसे प्राप्त करता है और वो अपनी शक्ति का लीगल रूप से यूज कैसे कर सकता है, और आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब हम ये कहते हैं कि कोई शासक अपनी शक्ति का इलीगल यूज कर रहा है। तो ये सारा चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चीज़ें अगर आपको समझ में आएँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाओ और टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे जुड़ जाना, ताकि अगर लाइव क्लास अगर कोई दी जाए तो उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले चैप्टर का एक इंट्रो दिया गया है। इंट्रो पढ़ने के बाद जो हमें पता चलता है वो ये पता चलता है कि जब हम राजनीति शब्द की बात करते हैं तो ये जो राजनीति शब्द है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और वो ग्रीक वर्ड है पॉलिस। यानी कि एक ग्रीक भाषा का जो शब्द पॉलिस था उसी को ही हमने रूपांतरित करके राजनीति शब्द के रूप में यूज़ किया है। और पॉलिस शब्द का अर्थ था नगर और राज्य, यानी कि नगर और राज्य के बीच, यहाँ पर राज्य का मतलब है गवर्नमेंट, तो नगर यानी कि राज्य और सरकार का क्या संबंध है। तो जब आप राज्य जब जब मैं किताब में राज्य की बात करूंगा तब तक आप बात ध्यान रखना कि यहाँ पर राज्य का मतलब क्या होगा, सरकार। तो जो राजनीति शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, पॉलिस शब्द से लिया गया है। और पॉलिस का अर्थ क्या होता है, नगर और राज्य। जहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि जो यूनान वासी थे, जो ग्रीक पीपल्स थे, जो ग्रीक लोग थे, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने इस चीज़ पर जोर दिया कि आखिर राज्य और नगर का संबंध है क्या, यानी कि नगर और सरकार का संबंध है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये अवधारणा उठी, क्या अवधारणा उठी कि नागरिक के रूप में तो सब लोग समान होने चाहिए, लेकिन हर किसी की चूंकि बुद्धि अलग है, हर किसी के पास आर्थिक स्थिति अलग है, हर किसी के सोचने के तरीके अलग हैं, हर कोई सांस्कृतिक रीति रिवाजों से भिन्न है, लेकिन इतनी भिन्नताओं में भी लोगों के अंदर एकजुटता कैसे लाई जाए। तो इतनी भिन्नताओं में लोगों के अंदर एकजुटता सिर्फ एक ही तरीके से लाई जा सकती है, जब सभी लोगों के मन में ये एहसास दिला दिया जाए कि तुम जाति धर्म भाषा लिंग के आधार पर अलग होंगे तो होंगे, लेकिन तुम सब एक नागरिक हो, तुम लोग एक देश के क्या हो, नागरिक हो। जब किसी व्यक्ति के मन में यह भावना आती है तो अपने आप वो क्षेत्र एकता के सूत्र में बन जाता है। और ये इमोशंस कहाँ से शुरू हुए, ये इमोशंस शुरू हुए यूनान से। इसलिए हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जो उत्पत्ति है वो यूनान से शुरू हुई है। तो इतनी बात आपको पता चल गई कि एक देश में बहुत सारी विविधताएं तो हो सकती हैं, लेकिन नागरिकों के रूप में उस देश में समानता होनी चाहिए, और देश हित के लिए जो एकजुटता की बात हुई वो यहाँ से शुरू हुई। अब देखो, जब हमने ग्रीक राजनीतिक अध्ययन किए, हमने ग्रीक जो फिलॉसफी पढ़ी, तो ये पता चलता है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है पूरे के पूरे एक चक्र में चलती है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, एक शासक आता है और शासक धीरे धीरे करके अपनी सत्ता को बहुत आगे ले जाता है। सत्ता धीरे धीरे करके तानाशाह रूप ले लेती है, और जब सत्ता तानाशाह रूप ले लेती है, जब सत्ता अत्याचारी हो जाती है, जब वो जनता के विरोध में हो जाती है, तो जनता क्या करती है, इस चीज़ का विरोध करती है और विरोध के माध्यम से सत्ता को उखाड़ फेंकती है। और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे में जो कुलीन तंत्र होते हैं, जो राजा के ही बड़े बड़े सेवक होते हैं, बड़े बड़े सैनिक होते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, ये पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं, राजनीति को कंट्रोल कर लेते हैं। और उसके बाद अगली जो अवस्था होती है वो आती है डेमोक्रेसी की, वो आती है लोकतंत्र की। जब जनता का शासन आता है, जब जनता का शासन आता है तो ये फिर खुद भ्रष्ट हो जाता है और आगे चलकर फिर से तानाशाही व्यवस्था आ जाती है। यानी कि राजनीति में एक चक्र चलता है, सबसे पहले एक तानाशाह व्यवस्था, फिर अभिजात्य वर्ग का शासन, फिर साधारण जनता का शासन यानी कि लोकतंत्र का शासन, और वापस से फिर से तानाशाह। और ये चक्र लगातार चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो देखो, राजनीति ने एक जटिल विषय है।
इसमें अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है। अलग-अलग बंदा अलग-अलग तरीके से सोचता है। आम बंदा पता है क्या सोचता है? राजनीति क्या है? राजनीति घोटालों का खेल है, राजनीतिक भ्रष्टाचारों का खेल है, वो नेताओं को गाली देगा। राजनीति वो सोचेगा कि धरने प्रदर्शन का खेल है, जुलूस है। आम व्यक्ति की धारणा सिर्फ इतनी सी है कि मेरी गली की नाली अच्छी हो और मेरी गली की सड़कें अच्छी हो, सस्ता सामान मुझे मिले, बस यही राजनीति है। लेकिन जब राजनीति को आप सिस्टमैटिक वे में अध्ययन करते हो, राजनीति को आप वैज्ञानिक वे में अध्ययन करते हो, तो आपको मिलता है कि राजनीति का क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है। जो बंदा ये सोचता है मैं राजनीति से नहीं जुड़ा, वो भी राजनीति से प्रभावित है। राजनीति अपने आप में सारे विषयों को समाहित कर रही है। राजनीति का संबंध ना सिर्फ किसी क्षेत्र से है, बल्कि संपूर्ण विश्व से है। तो राजनीति के सिस्टमैटिक वे का अध्ययन अगर आप सभी लोग करें, व्यवस्थित रूप से अध्ययन करें, तो शायद ना देश की आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि समस्या पता है क्या है? देश की राजनीति में सबसे ज्यादा वो लोग भागीदारी कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में राजनीति का ज्ञान है ही नहीं। तो जो ये किताब है ना, ये आपके लिए थोड़ी सी टफ होने वाली है अगर आपने चीज़ों को ध्यान से नहीं सुना तो। आगे हम पढ़ने वाले हैं राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में। तो जैसा कि मैंने बताया, राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति ह्यूमन बिहेवियर में है। हर एक बंदे की अपनी सोचने की क्षमता अलग है। सामाजिक जो संस्थाएं हैं, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, समाज की जितनी भी एजेंसियां हैं, समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं और वो अपनी क्षमता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। ऐसे में राजनीति का जो क्षेत्र है वो व्यवहारिक रूप से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से कार्य करता है। क्योंकि राजनीति एक ऐसी घटना है जो सभी व्यक्तियों में पाई जाएगी, सभी समूह में पाई जाएगी, सभी संस्थानों में पाई जाएगी, सभी सामाजिक सामाजिक समाजों में पाई जाएगी। चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह राजनीति पाई जाएगी। ऐसे में राजनीति का जो व्यवहारिक क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और अलग अलग क्षेत्रों में हमें राजनीति का अलग अलग व्यवहार दिखाई देता है। जैसा कि हेडिंग है, राजनीति को परिभाषित करना कठिन है, और उसकी चर्चा मैं पहले से ही कर चुका हूँ। क्योंकि राजनीति एक ऐसी गतिविधि है जो अपने सदस्यों के बीच में तालमेल स्थापित करना सिखाती है। कुछ लोग कहते हैं राजनीति राज करने की नीति है, लेकिन आप राजनीति को ना शब्दों में नहीं बांध सकते। राजनीति तो लोगों के बीच में तालमेल बिठाने की नीति है। क्योंकि हर एक देश बहुत सारी विविधताओं से गूंजता है। कहीं पर रंग के आधार पर विविधता है, तो कहीं जाति के आधार पर विविधता है, कहीं धर्म के आधार पर विविधता है, तो कहीं भाषा के आधार पर विविधता है, कहीं जातियों के आधार पर विविधता है। तो राजनीति का पहला काम यही होता है कि वो लोगों के बीच में सामंजस्य को बिठाए, लोगों के बीच में तालमेल बिठाए, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करे और अपने देश को विकसित करके आगे बढ़ते रहें। मुद्दा ये उठता है कि राजनीति की प्रकृति कैसी हो, राजनीति का नेचर कैसा हो, पॉलिटिक्स का नेचर कैसा हो। तो देखो भाई, हर एक देश की अपनी स्थितियां अलग अलग हैं, हर एक देश की संस्कृति अलग अलग है, इसलिए हर देश के हिसाब से राजनीति की प्रकृति भी अलग अलग है। उसका रीज़न ये है क्योंकि राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है। राजनीति किसी एक सोच से नहीं चलती, बल्कि राजनीतिक तो एक कैसा है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो ग्रुप में ही हो सकती है। इसमें हमेशा वही लोग शामिल होते हैं जो इसकी आम सदस्यता को स्वीकार करते हैं और हमेशा ऐसे विचार रखते हैं जो सबको साझा कर सकें, सबको एक जैसा लेकर चल सकें। तो राजनीति एक तरीके से विविधता है। यहाँ पर विविधताएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लक्ष्य एक हैं। लोगों की सोच तो अलग हो सकती है, एक पार्टी में जितने भी लोग हो सकते हैं वो अलग अलग तरीके से सोच तो सकते हैं, लेकिन उन सबके लक्ष्य क्या होते हैं? एक ही होते हैं। ऐसे में किसी एक ग्रुप में मतभेदों का होना राजनीति के लिए सबसे बड़ी समस्या है। राजनीतिक कम्युनिकेशन का केंद्र है, जैसे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है कि राजनीति एक तरीके से संचार का केंद्र है। क्योंकि राजनीति के माध्यम से समूह के लिए निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है वो राजनीति के माध्यम से ही की जाती है। किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून का निर्माण किया जा रहा है वो राजनीति के माध्यम से किया जा रहा है। तो ऐसे में हमें पता चलता है कि मानव जीवन के चरित्र के लिए राजनीति कितना बड़ा योगदान दे रही है। हम ये देखते हैं कि जब एक परिवार अपना डिसीजन अलग तरीके से लेता है, वो सोचता है कि मुझे छुट्टी कहाँ मनानी है, मुझे कैसे जीना है, मुझे कौन से त्योहारों पर क्या करना है। जब सोचो एक परिवार चलाने के लिए इतना सारा डिस्कशन होता है, इतनी सारी समस्याएं होती हैं, तो देश को फैसला लेने में कितनी समस्याएं होती होंगी। देश को फैसला लेना होता है कि युद्ध करना है या नहीं करना है, और आम जनता कहती है आपने युद्ध क्यों नहीं किया, आप जमीन छीन क्यों नहीं लेते हो। तो एक आम जनता की जो सोच है वो अलग है, जबकि एक राजनीतिज्ञ की सोच अलग होती है। जब हम परिवार के फैसले लेने में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो सोचो देश के लिए फैसला लेना हो तो कैसे ना उलझें। देश में युद्ध करना है नहीं करना है, प्रदूषण से कैसे रोकना है, जनता को कैसे कंट्रोल करना है, सामाजिक प्राणी के रूप में लोगों की कैसे राजनीति में हिस्सेदारी सेट करनी है,
इतना ही नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे करना है। राजनीति की प्रकृति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जैसी सिचुएशंस होंगी, जैसी परिस्थितियां होंगी, वैसी ही राजनीति की प्रकृति होगी। अगला पैराग्राफ कहता है राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता है। तो अपरिहार्य का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके बिना हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो यूनानी दार्शनिक यानी कि ग्रीक फिलोसफर अरस्तु ने यह कहा था, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है जिसके जीवन में राजनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसका संबंध राजनीति से नहीं है, तो वो या तो देव हो सकता है या पशु। और आज तो पशु भी राजनीति में शामिल हो चुके हैं। आप देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था में कितना ज्यादा पशुओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो पर अरस्तु से लेकर प्लेटो और आगे चलकर मैकियावेली तक ने सबने ये बताया है कि जो राजनीति है वो व्यक्ति के विचारों से जुड़ी हुई है, व्यक्ति की डेली रूटीन से जुड़ी हुई है। कोई व्यक्ति कहे भी मुझे राजनीति से संबंध नहीं रखना, तो भी वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जितने भी राजनीतिक क्रियाकलाप हैं वो सीधे सीधे जनता को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा कह रहा है मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मुझे देश से मतलब नहीं है, सरकार नोटबंदी कर देगी, आप जाओ जी लाइन में लगो। तो सरकार के फैसले आपको प्रभावित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सरकार गैस पे रेट बढ़ा देगी, अब बताओ, आप बोलो आप मैं सरकार को नहीं मानता। तो ऐसे नहीं चलता। राजनीति मानव जीवन की गतिविधि है ही है। आप चाहो ना चाहो ये अप्रत्यक्ष रूप से आपके आसपास घूमती रहती है। यानी कि राजनीति जनता की पसंद में शामिल होती है। गांधी जी ने तो एक बार कहा भी था कि राजनीति सांप की कुंडली की तरह है जिससे जूझने के अलावा व्यक्ति के पास और कोई रास्ता नहीं है। आगे चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है राजनीति की व्यवहारिक गतिविधि क्या है और राजनीति की महत्वपूर्ण प्रकृति पर चर्चा कीजिए। आई होप सो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम हैं। आगे प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में राजनीति क्या है। तो इस पूरी किताब में हम यही पढ़ने वाले हैं कि वास्तव में राजनीति क्या है। तो देखो, एक आम बंदे की राजनीति के बारे में अलग सोच होती है और एक जो एजुकेटेड बंदा है उसकी राजनीति के बारे में अलग सोच होती है। जैसे कि आम जनता सोचती है कि जैसे वो समाचार पत्रों में पढ़ती है, न्यूज़ चैनल्स पे देखती है, तो आम जनता सोचती है राजनीति तो राजनेताओं की गतिविधि है, राजनीति तो वो है जो राजनेता करते हैं। विशेष रूप से राजनीतिक जो है राजनीति है वो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है, वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है, इसका देश से कोई लेना देना नहीं है, हर एक बंदा भ्रष्ट है। कुछ लोग कहते हैं राजनीति तो प्रतिद्वंदिता है, जैसे में एक दल दूसरे दल से प्रतियोगिता हमेशा करता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति शक्ति के बारे में है, हर एक बंदा पावर गेट करना चाहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शक्ति के माध्यम से व्यक्ति एक अपनी जो चीजें वो दूसरों पे थोपना चाहता है। तो ऐसे में समय समय पर जो राजनीति की है बारे में सोच है वो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग रूप से प्रभावित होती है, लेकिन हमें इनमें से किसी भी सोच से लेकर नहीं चलना है। उसका रीजन ये है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हमें राजनीति को एक अलग विषय के माध्यम से सोचकर चलना है। हमें राजनीति को एक वैज्ञानिक विषय के माध्यम से सोचकर चलना है। हमें ये नहीं सोचना कि अगर हम राजनीति की व्यापक परिभाषा देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि राजनीति जो है वो जरूरी नहीं है सरकार का विषय हो। राजनीति में तो नेताओं की गतिविधि भी होती है और समाज की गतिविधि भी होती है। राजनीति समस्याओं के समाधान के लिए बनी हुई है। राजनीति की सबसे पहले उत्पत्ति समस्याओं के समाधान के लिए हुई थी, क्योंकि पहले समस्या आई और उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए बाद में राजनीति आई। तो एक छोटे से अर्थ में राजनीति वह सब कुछ है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन व्यापक अर्थ में देखोगे तो राजनीति पूरे विश्व को प्रभावित करती है। जैसा कि यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे मैक्स वेबर ने 1918 में 1918 में एक प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था कि राजनीति तो आज एक व्यवसाय बन चुकी है और इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक हो चुका है, हर क्षेत्र में राजनीति घुस चुकी है। हालांकि मैक्स वेबर ने आगे चलकर नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। तो अगर आपसे पूछे कोई राजनीति क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे राजनीति के विषय में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। आम धारणा ये है कि राजनीति क्या है, राजनीति जो समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं तो वो सोचते हैं राजनीति गतिविधियां हैं राज्य की। कुछ लोग कहते हैं राजनीति घोटालों का खेल है, कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार का खेल है, कुछ लोग कहते हैं दलों की प्रतिद्वंदिता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति राज करने की नीति है। कुछ लोग कहते हैं राजनीति शक्ति प्राप्त करने का माध्यम है, कुछ लोग कहते हैं शक्ति थोपने का माध्यम है। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर अलग अलग जनता की धारणा के हिसाब से राजनीति के अलग अलग रूप यहाँ पर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति का जो रूप है वो यौन राजनीति है, जैसे कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट चीज़ें कर रखी हैं। कुछ लोग राजनीति जैसे छात्र राजनीति कर रहे हैं तो उसे विश्वविद्यालय की राजनीति बोल देते हैं। कोई ट्रेड यूनियन हड़ताल कर रही है तो उसे कारोबारियों की राजनीति कह देते हैं। लेकिन ये सब ना राजनीति के संकीर्ण अर्थ है, ये बात ध्यान रखना। अगली क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि राजनीति एक कितना बड़ा व्यापक क्षेत्र है। मास्टर्स वगैरह में ना 20-20 पन्ने इसी चीज़ के ऊपर लिखे हुए हैं कि वास्तव में राजनीति क्या है। तो एक आम सोच होती है और एक विशेषज्ञों की सोच होती है।
तो ये तो पता चल गया कि राजनीति जो है वो राज्य के आसपास घूमने वाली एक गतिविधि है। तो प्रश्न ये उठता है, एक राज्य क्या है? तो जब हम बात करते हैं एक राज्य क्या है, तो देखो राज्य की प्रकृति भी अलग अलग होती है। देखो एक राज्य के लिए सबसे पहले एक सीमा जरूरी है, यानी कि एक ज़मीन जरूरी है जिसकी सीमाएं हों। उसके बाद उसमें जनसंख्या जरूरी है, फिर एक सरकार जरूरी है, फिर एक क्या है, उसकी संप्रभुता हो यानी कि निर्णय लेने की क्षमता हो। अब ऐसे में हर राज्य की प्रकृति अलग अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि राज्य को चला तो व्यक्ति ही रहा है और हर जगह व्यक्ति की सोच अलग अलग है। जैसे हो सकता है किसी राज्य का शासक ऐसा हो जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता हो, जो प्रजा की भागीदारी की बात करता हो, तो हम कहेंगे राज्य कैसा है, लोकतांत्रिक है। लेकिन जब राज्य में तानाशाही हो तो हम क्या कहेंगे, राज्य फांसीवादी है। फांसीवादी जो विचारधारा है इसकी उत्पत्ति भाई इटली से हुई थी। जहां पर जन संघर्ष होते हो और जनसंहार हो तो हम कहेंगे राजनीति कैसी है, नाजीवादी है। और नाजीवाद का संबंध किससे है, हिटलर से है। बड़े पैमाने पर आप साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हो तो हम कहेंगे राजनीति क्या, राज्य कैसा है, ये राज्य तो साम्राज्यवादी, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस साम्राज्यवादी राज्य थे। तो मुद्दा यही उठता है कि राजनीति क्या है, और इसका कोई आसान तरीका नहीं है, क्योंकि ये तो एक समझौता है कि इसका उत्तर क्या दें। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है राज्य का नेचर क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पहली बार स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे जैसी बातें आई। तो कोई राज्य जो अपने यहाँ के लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता देगा वो उदारवादी राज्य कहलाएगा, जहाँ पर वर्ग संघर्ष नहीं होगा वो समाजवादी राज्य कहलाएगा। तो राज्य क्या है ये बात पता चल गए। अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग रूप से आप दोगे। अब हम बात करेंगे राज्य के संबंध राजनीतिक संस्थानों से। तो देखो भाई, हर देश को चलाने के लिए सरकार की कुछ बॉडी होती हैं। जैसे भारत में जो सबसे सर्वोच्च संस्था है देश को चलाने की वो है संसद। और देश के 3 अंग हैं जो देश को चला रहे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जब हम संसद की बात करेंगे तो संसद का काम है कानून निर्माण करना, ऐसे कानून का निर्माण करना जिससे देश में सामंजस्य बना रहे। न्यायपालिका का काम है कानूनों की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, जनता के अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन जब आप फांसीवादी राज्यों में देखोगे तो सारी की सारी सत्ता किसके पास हो जाती है, सारी की सारी सत्ता शासक के पास हो जाती है और वो जैसे मर्जी वैसे राज्य को नियंत्रण करता है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के माध्यम से शासन चलाया जाता है। तो जब भी हम किसी देश की राजनीतिक संस्थाओं की बात करेंगे तो उस देश की राजनीतिक संस्था में कार्यपालिका आएगी, विधायिका आएगी, न्यायपालिका आएगी और एक बहुत बड़ा कर्मचारी और प्रशासकीय वर्ग भी आएगा जो कि समाज के लिए कार्य करेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि राज्य पर रॉल्फ मिलीलैंड के क्या विचार हैं। तो रॉल्फ मिलीबैंड की अगर बात करोगे तो रॉल्फ मिलीबैंड की एक किताब है जिसका नाम है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मिलीबैंड ने कुछ तर्क दिए हैं। उसने कहा है राज्य के ना कुछ तत्व होते हैं जो मिलकर राज्य का गठन करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि राज्य सिर्फ सरकार पर निर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी देश के लिए सरकार एकमात्र तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के साथ साथ प्रशासनिक तत्व भी होते हैं, सिविल अधिकारी भी होते हैं, नौकरशाह भी होते हैं, कार्यपालिका भी होती है। इतना ही नहीं, वो पता है क्या बताता है, मिलीबैंड ये भी बताता है कि सेना और पुलिस भी जो है क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका किसी भी संवैधानिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। इसके अलावा सरकार की और भी बहुत सारी यूनिट होती है। तो राज्य पर मिलीबैंड का जो विचार है वो ये कहता है कि राज्य का एकमात्र तत्व सिर्फ सरकार नहीं है, जबकि वो राज्य के 5 तत्वों की बात करता है। वो कहता है राज्य का पहला तत्व सरकार हो सकती है, लेकिन दूसरा तत्व प्रशासनिक होते हैं जो प्रशासन को चलाते हैं, जिसमें सिविल सेवक होते हैं, जिसमें नौकरशाह होते हैं, अफसरशाही होती है। नौकरशाही का अपना अधिकार होता है और नौकरशाही ही जनता पर नियंत्रण करती है। देखो प्रधानमंत्री हम पर नियंत्रण करने थोड़ी आ रहा है, हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं वही तो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरी चीज़ वो पुलिस और राज्य के आदेशों की बात करते हैं। चौथी चीज़ वो न्यायपालिका की बात करते हैं और पांचवी चीज़ वो स्थानीय सरकार जैसे पंचायतों और इन सब की बात करते हैं। तो राज्य पर मिलीबैंड के क्या विचार हैं, तो राज्य के ऊपर मिलीबैंड 5 तत्वों की बात करते हैं जिसकी हमने चर्चा करी। इसके अलावा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात भी करते हैं। वो बताते हैं किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में करती है। इसके अलावा सरकार का एक संवैधानिक रूप होता है जो कि सरकार की शक्तियों पर क्या लगाता है, सीमाएं लगाता है। तो आप ब्रिटिश व्यवस्था देखोगे तो वो अलग मिलेगी, अमेरिकन अर्थव्यवस्था देखोगे तो वो अलग मिलेगी। हर देश की राजनीतिक जो प्रकृति है उसके हिसाब से अलग अलग राज्य अलग अलग गतिविधियों से जुड़े होते हैं। अब हम राज्य के विभिन्न रूपों की चर्चा करने वाले हैं।
तो राज्य के विभिन्न रूपों की वैसे तो हमने चर्चा कर ही ली है। कुछ राज्य होते हैं जो धर्म को बढ़ावा देते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो संपत्ति के अधिग्रहण पर बढ़ावा देते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो आदिवासी प्रकृति के होते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो सामंती प्रकृति के होते हैं। तो इस आधार पर राज्यों के अलग अलग रूप होते हैं। राज्यों के बात की जाए तो राज्यों की पहली बार जो सीमाओं का निर्धारण हुआ वो 1648 में हुआ वेस्टफेलिया की संधि में। जैसा कि आप सभी जानते हो पहले राज्यों की सीमाएं नहीं थी। कोई बंदा कहीं पर भी जाए कहीं पर भी झोपड़ी बना लेता था, कहीं पर भी रहने लग जाता था, तो सीमाएं बाधा नहीं थी। 1648 में 1648 में जब वेस्टफेलिया की संधि हुई तो पहली बार राज्य की जो है अवधारणा आई। राज्य की अवधारणा के दो दृष्टिकोण तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। एक है उदारवादी दृष्टिकोण और एक है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो जो समाज अपने यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता देता है, राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम रखने की कोशिश करता है कि राज्य जनता के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, ऐसे राज्य उदारवादी राज्य कहलाते हैं। जबकि ऐसे राज्य जो ये कहते हैं राज्य ज़्यादा हस्तक्षेप करे, सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप करे, सारी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसे राज्य मार्क्सवादी राज्य कहलाते हैं, समाजवादी राज्य कहलाते हैं। ये कहते हैं क्लास नहीं होनी चाहिए, वर्ग नहीं होने चाहिए, सभी लोग समान होने चाहिए। जबकि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो नारीवादी विचारों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे राज्यों को हम नारीवादी राज्य या नारीवादी दृष्टिकोण कहते हैं। आगे चैप्टर में राजनीति के शक्ति का प्रयोग के बारे में बताया गया है और वहीं पर वो चैप्टर को फिनिश कर देगा। तो अगर हम राज्य पर मिली बैंड के विचारों की बात करें या राजनीति शब्द से हम क्या समझते हैं या राज्य के विभिन्न रूपों की चर्चा करें, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में हम सक्षम हैं। आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे राजनीति एक व्यवसाय के रूप में और राजनीति में शक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, शक्ति का लीगल और इलीगल रूप क्या है। तो देखो, राजनीति को व्यवसाय के रूप में लाने के लिए बहुत सारे विचारकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें से हम यहाँ पर मैक्स वेबर की बात करेंगे। तो मैक्स वेबर पता क्या कहते हैं कि राजनीति ना एक व्यवसाय के रूप में है, जिसमें एक बहुत बड़ी मशीनरी वर्क करती है, जिसमें नेताओं से लेकर नौकरशाह तक शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैक्स वेबर ने पोस्टकॉर्प की नीति के तहत बड़े पैमाने पर नौकरशाह के लिए नियम भी निर्धारित किए हैं। मैक्स वेबर ने यह निष्कर्ष निकाला है, सत्ता कभी एकल नहीं होती, बल्कि सत्ता जो है वो सामूहिक होती है और सत्ता का वितरण बिल्कुल निम्न स्तर से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता रहता है। मुद्दा ये आता है कि राजनीति फिर है क्या। तो मैक्स वेबर ये कहते हैं कि राजनीति जो है वो शक्ति का वितरण है, वो शक्ति का बंटवारा है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट किन शक्तियों का प्रयोग करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किस शक्तियों का प्रयोग करेगी, लेकिन मुद्दा ये आता है कि सरकारें शक्तियों का तो प्रयोग करेंगी, लेकिन जनता उन शक्तियों को माने क्यों, जनता उनके आदेशों को फॉलो करे क्यों। तो ऐसे में शक्ति के दो रूप आते हैं, पावर के दो रूप आते हैं, एक लीगल और एक इलीगल। शक्ति का जो लीगल यूज़ है वो ये है कि जो सरकार है वो जनता पर इस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी ताकि वो जनता का विकास करे, वो एकताबद्ध करे, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे और इतना ही नहीं, लोगों के बीच में तालमेल को बढ़ावा दे। तो हम कहेंगे ये शक्ति का लीगल रूप है। जब सरकार तर्क और ज्ञान की बात करे, छात्रों के विचारों को बढ़ाने की मदद मदद करे, एक व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, लोगों की इच्छाओं का सम्मान करे, तो हम ये कहेंगे कि ये शक्ति का लीगल यूज़ है। ऐसे में जनता भी सरकार के प्रति अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से रखेगी, जनता भी देश की भावनाओं को बात करेगी और जनता सरकार के आदेशों को भी फॉलो करेगी, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि शक्ति आदेश देने का अधिकार है, लेकिन आदेशों को भी ना वही बंदा फॉलो करेगा जिसे ये लगेगा कि इस आदेश से हमें कोई प्रॉफिट है। तो कुल मिलाकर शक्ति क्या, राजनीति क्या है, राजनीति शक्ति का लीगल यूज़ करने का एक तरीका है। लेकिन बात यह है, इस लीगलिटी को यानी कि इस वैधीकरण को हम कैसे प्राप्त करें। तो मैक्स वेबर ये कहते हैं कि तीन प्रकार से शक्ति का लीगलाइजेशन हो सकता है, शक्ति का वैधीकरण हो सकता है। जैसे कि पहला तरीका शक्ति प्राप्त करने का और शक्ति को स्थापित करने का यह है कि आप ना परंपरा बना दो। जैसे पहले के जो राजा थे ना, वो पता है क्या करते थे, पहले के राजा ना परंपरा बना देते थे कि भैया मैं ही राजा रहूंगा, मेरा बेटा राजा रहेगा, फिर मेरा बेटा राजा रहेगा, ये सब ईश्वर का आदेश है। तो सबसे बड़ा तरीका पता है क्या है अपने आप को स्थापित करने का, कि आप ना लोगों की परंपराओं में बस जाओ, आप एक ट्रेडिशन बना दो। क्योंकि लोग ना
हर एक चीज़ छोड़ सकते हैं, लेकिन परंपराओं को तोड़ने में उन्हें बहुत समय लगता है। तो शक्ति को प्राप्त करने का सबसे पहला तरीका क्या है? पारंपरिक तरीका है, जिसमें परंपराओं से सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे कि आप जापान का इतिहास पढ़ो, तो जापान में हुआ कि राजा देवत्व की उत्पत्ति है। भारत की बात देख लो, किस प्रकार से लगातार वंशवाद चला था। तो पहला तरीका क्या है शक्ति प्राप्त करने का और शक्ति को जनता के ऊपर जनता के ऊपर लागू करने का? वो है पारंपरिक वर्चस्व, कि आप परंपराओं के माध्यम से शासन करो। दूसरा तरीका पता है क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपके अंदर करिश्माई गुण हैं। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है जो आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आप लोगों के मस्तिष्क से खेल सकते हैं, लोगों के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा जो नेता होता है, ये असाधारण होता है। इसके अंदर एक अलग प्रकार के गुण होते हैं और जनता को लगता है यार ये हमारे लिए बेस्ट एंड बेस्ट है और हमें इसकी आज्ञा को फॉलो करना चाहिए। शक्ति का लीगलाइजेशन जो है, वैधिकरण जो है, इसका तीसरा तरीका यह है कि आप कानून बनाओ, संविधान बनाओ और लोग उस संविधान का पालन करें। जैसा कि आजकल हर एक देश संवैधानिक तरीके से चल रहा है। तो मैक्स वेबर शक्ति के वैधिकरण पर कितने प्रकार बता रहे हैं? 3 प्रकार। पहला पारंपरिक वर्चस्व है। दूसरा क्या है? एक व्यक्ति के विशेष गुण है जो उसे शासक बना सकते हैं, जो उसे शक्ति प्राप्त करा सकते हैं। और तीसरा तरीका है एक संवैधानिक राज्य है जो कि कानून के माध्यम से शासन करेगा। जैसा कि मैक्स वेबर ये कहते हैं कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं ये राज्य के सेवक होते हैं और जनता की सेवा के लिए कार्य करते हैं। अगर हर एक बंदा जनता के कल्याण के लिए खर्च करेगा तो जनता खुद स्वतंत्र और स्वेच्छा से उसके आदेशों का पालन करेगी। खैर, हर एक राजनीतिक प्रणाली में इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि जनता शासक के आदेशों का पालन करे और यही शक्ति का लीगलाइजेशन है, यही शक्ति का वैधिकरण है। इसके अलावा जो शक्ति की वैधता है, ये राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि हर एक शासक ये चाहता है, वो ये कहता है कि मेरी जो शक्ति का प्रयोग है ये बिल्कुल उचित है। कई बार जब पुलिस बल का प्रयोग करती है, सेना सैन्य बल का प्रयोग करती है, तो भी हम ये मान के चलते हैं, तो भी उसके पीछे ये लॉजिक दिया जाता है कि ये उस समय के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, ज़रूरी था। तो हम ये कहते हैं कि शक्ति के अगर हम लीगलिटी की बात करें तो ये है कि जनता अगर फॉलो कर रही है तो सत्ता लीगल है, जनता नहीं फॉलो कर रही है तो सत्ता लीगल नहीं है। अब हम बात करेंगे सत्ता के अवैधीकरण की प्रक्रिया की। तो अवैधीकरण, सत्ता का अवैधीकरण कब होगा? सत्ता का अवैधीकरण जब होगा जब शासक पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाएगा, जनता पूरी तरीके से पीड़ित हो जाएगी और जनता ये मान के चलेगी शासक मेरा अत्याचारी है। तो जनता अपने हाथ में शक्ति लेगी और उस शासक को उखाड़ फेंकेगी। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो इसी चीज़ का उदाहरण रही हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है। चाहे आप फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देख लो, चाहे आप रूसी क्रांति के दौरान देख लो सत्ता किस प्रकार से फेंकी गई, अमेरिकन क्रांति के दौरान किस प्रकार से माहौल बना, इसी प्रकार से चीन की आप उदाहरण देख सकते हो, या समय समय पर जिन देशों में तख्ता पलट होता है, या फिर आप अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति में देख सकते हो कि जब जब सत्ता निरंकुश हुई है, जब जब सत्ता अत्याचारी हुई है, तो जनता ने अपने अधिकारों के माध्यम से लामबंदी करी है और लोकतंत्र की स्थापना के लिए सत्ता में तख्ता पलट कर दिया है। तो जब जब सत्ता इलीगल रूप से काम करेगी, तब तब मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, टीवी के माध्यम से विचार व्यक्त किए जाएंगे और उन विचारों को दर्शकों पर थोपा भी जाएगा। लेकिन जब दर्शक जो होंगे सोच विचार करने वाले होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, शिक्षित होंगे, तो वो समाज में क्रांति भी लेकर आएंगे। कुछ लोग कहते हैं राजनीति क्या है यार, जोड़ तोड़ की प्रकृति है, अपने फायदे के लिए जोड़ तोड़ करते रहते हैं। सत्ता का एक महत्वपूर्ण जो आयाम है वो है लोगों को अपने हिसाब से ढालना और लोगों को अपनी सोच से अगर आप चलाना चाहते हो, हर एक बंदा आपकी सोच को फॉलो करे, तो उसके लिए ज़रूरी पता क्या है? उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि लोगों को किसी प्रकार से अपने मत को लाने दो, लोगों को अपनी बुद्धि के हिसाब से क्या कर दो, छोड़ दो। जैसा कि सी राइट मिल्स कहते भी हैं कि राजनीति पता है क्या है, कि हेर फेर और चालाकी है, और हेर फेर और चालाकी जो है वो शक्तिहीन के लिए अज्ञात शक्ति है। क्योंकि प्रजा जो होती है उसके पास शक्ति नहीं होती है, उसके पास इतनी ना सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि प्रजा अगर इतना सोचने लग जाए तो वही नहीं शासक बन जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए लोग जोड़ तोड़ करते हैं, जैसे कि आप गठबंधन की सरकारों में ये देख सकते हो। पहले के टाइम पर भी ऐसे ही होता था, जो चालाक लोग हैं वो क्या करते थे, शक्ति प्राप्त करते थे और जो शक्तिहीन लोग हैं उन पर अपने शासन को दिखा देते थे। तो जोड़ तोड़ केवल वहीं हो सकता है जहाँ पर विकल्प ना हो। जैसे मान लो कहीं पर एक दलीय व्यवस्था है या फिर कहीं पर बहुदलीय व्यवस्था है, गठबंधन की स्थितियां हैं, तो ऐसे में जो लोग होंगे, जैसे भारत में देख लो, बहुत सारे बंदे क्या हैं, पहले चुनाव से पहले आपस में लड़ेंगे और फिर जब चुनाव हो जाएंगे तो एक दूसरे से गठजोड़ करके सत्ता की प्राप्ति कर लेते हैं।
तो राजनीति में ना जोड़-तोड़ की संस्कृति बहुत ज़्यादा चलती है, जिसका माध्यम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है, शक्ति को प्राप्त करना। क्योंकि राजनीति खेल ही ऐसा है, जिसमें हर एक व्यक्ति किसको प्राप्त करना चाहता है, शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। अब राज्य के प्रशासन में अभिजात्य वर्ग का क्या योगदान होता है? तो देखो, किसी भी देश को चलाने में अभिजात्य वर्ग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। प्राचीन काल में जब राजवंश चलता था, राजाओं का शासन चलता था, तो बड़े-बड़े जमींदारों के माध्यम से करों को इकट्ठा किया जाता था। बड़े-बड़े सेनापति बनाए जाते थे, सूबेदार बनाए जाते थे, अलग-अलग अधिकारी वर्ग को रखा जाता था। और आज जब लोकतांत्रिक देश है, तो बड़े पैमाने पर कार्यपालिका अपना कार्य कर रही है, बड़े-बड़े नौकरशाह हैं, बड़े-बड़े कर्मचारी हैं। इसके अलावा छोटे से छोटा कर्मचारी का भी अपना एक कार्य है। जैसा कि एसी ग्रिफिथ ने अपनी एक किताब लिखी है द पॉलिटिक्स ऑफ द जुडिशरी, जिसमें उन्होंने अभिजात्य वर्ग के बारे में बताया है कि किसी भी देश को बिना अभिजात्य वर्ग के, बिना उच्च वर्ग के शासन के चलाया नहीं जा सकता। क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण ही सत्ता की कुंजी है। जब तक सत्ता में हर एक व्यक्ति के पास छोटी छोटी पावर नहीं होगी, जब तक सत्ता नहीं चल सकती। तो किसी भी देश के राज्य के प्रशासन में वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे में हमें पता चलता है कि राजनीति शक्ति की एक अटूट श्रृंखला है, जिसमें शक्ति का जो बंटवारा है वो अलग अलग स्तर पर किया गया है। और उन सब का एक बड़ा उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से शासन किया जाए और किस प्रकार से जनता को जो है समर्थन हासिल किया जाए। तो सत्ता में अगर देखा जाए, तो बहुत कम लोग होते हैं और जो बहुत बड़े लोगों पर शासन करते हैं, जिससे पता चलता है जो सत्ताधारी हैं ये तो अल्पसंख्यक हैं। आप देश में ही देख लो, 303 सीटों वाली पार्टी सत्ता चला रही है, 140 करोड़ लोगों पर शासन कर रही है। यानी कि शासित ज़्यादा होते हैं और शासक कम होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उदारवादी सिद्धांत में दिखाई देंगी आपको। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहेगा? मार्क्सवादी सिद्धांत अभिजात्य वर्ग की महत्वता पर ज़्यादा जोर नहीं देता, जबकि उदारवादी सिद्धांत इन चीज़ों पर जोर देता है। तो अगर चैप्टर से क्वेश्चन ये सब बने, देखो मैंने इसे समराइज़ करने की कोशिश करी है। अगर आप लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं अपनी भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए राजनीति को व्यवसाय के रूप में क्या समझा जाता है, तो आप बताओगे राजनीति को व्यवसाय के रूप में मैक्स वेबर के बारे में बताओगे कि राजनीति को व्यवसाय के रूप में मैक्स वेबर कह रहा है कि आज राजनीति समाज सेवा का साधन नहीं रही है, बल्कि आज राजनीति जो है वो बल का प्रयोग हो गई है, शक्ति प्राप्त करने का एक साधन हो गई है और एक व्यवसाय के रूप में अपना जो है पूरी तरीके से प्रभाव छोड़ती जा रही है। फिर आप बताओगे लीगलीकरण क्या है, मैक्स वेबर के उसमें क्या विचार थे। तो इसके अलावा सत्ता का अवैधीकरण क्या है, सहमति में जोड़ तोड़ कैसे किया जाता है, इन सब की चर्चा हमने कर ली है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है, जो कि कुल मिलाकर हमें ये बताता है कि राजनीतिक समझ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मानव की ज़रूरतें और उसके उद्देश्यों को पूरा किया जाए, बल्कि राजनीति तो मानव की सभी गतिविधियों से जुड़ी हुई है। राजनीति सत्ता का खेल है, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी क्या करते हैं, इस खेल को खेलते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। जो खिलाड़ी जीतता है, सारी सारी शक्तियों का प्रयोग वो करता है। हालांकि उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं कि वो देश में सामंजस्य कैसे बनाए। तो राजनीति एक विस्तृत अवधारणा है, जिसमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ लगातार जुड़ी हुई है। चैप्टर यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं अगली जो चैप्टर है उसे बहुत जल्दी अपलोड करूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इस किताब को लाइन टू लाइन खत्म किया जाए, तो लाइन टू लाइन में चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल हो जाएंगी, 2-2 घंटे के लेक्चर होंगे और हमें आधे घंटे में सारी चीज़ें खत्म करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।